Hello class 9th student. Today I am making you understand the second part of the chapter first of chemistry, that is matter in our surroundings. And I had defined in previous video you the melting point. The melting point of a solid is an indication of strength or force of attraction between its particle. तो किसी भी सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंडिकेशन करता है उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को बताता है. As the melting point of ice is 273.15 Kelvin. देखिए जो आइस है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 273 केल्विन है. सिमिलरली आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है आपका 1811 केल्विन एंड टिन का है 505.1 केल्विन. इसका ये जो मेल्टिंग पॉइंट है वो स्ट्रेंथ उसकी फोर पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है उसको बताता है. मीन्स कहने का मतलब है इतने केल्विन का टेम्परेचर देके हम उसके पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर सकते हैं. सो द मेल्टिंग पॉइंट shows its strength of force of attraction between the particles. It need to break the force of attraction between the particles of given solid. मतलब जो भी सॉलिड हमको दिया है उसके पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमको इतना जो गिवन टेम्परेचर है वो दिया जाएगा. The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is also known as fusion. अब ये मेल्टिंग की जो प्रोसेस है मीन्स कहने का मतलब मेल्टिंग की जो प्रोसेस है क्या है, सॉलिड स्टेट से उसको लिक्विड स्टेट में चेंज करना. मीन्स हमने हीट दिया उसको टेम्परेचर बढ़ाया उसका तो सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्यूज़न. तो इस प्रोसेस को हम जो मेल्टिंग की जो प्रोसेस है इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्यूज़न, इसको हम फ्यूजन भी कहते हैं. When a solid melts, its temperature remain the same. So where does the heat energy go? अब ये कह रहा है कि जब कोई सॉलिड मेल्ट करता है मीन्स कहने का मतलब हमने एक कंटेनर या हमने कोई बर्तन लिया एंड उसमें कुछ आइस रख दी और उसको हमने हीट किया. तो हीट करने पर जब ये सॉलिड मेल्ट हो रहा होता है, जब आइस मेल्ट होती है तो जब स्टार्टिंग आइस मेल्ट होना स्टार्ट करती है और जब तक कि कंप्लीट आइस मेल्ट नहीं हो जाती जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है एंड वी आर गिविंग द कंटिन्यूसली द हीट एनर्जी. और हीट तो हम लगातार देते ही जा रहे हैं. तो हीट एनर्जी कहाँ गई, मीन्स स्टार्टिंग में जो सॉलिड मेल्ट हो रहा है वहाँ तभी भी टेम्परेचर उतना ही है और लास्ट जब तक लास्ट मेल्ट नहीं हो जाता फिर भी उतना ही रहा. तो जो हम हीट एनर्जी कंटिन्यूसली उसको देते जा रहे हैं तो वो वेयर डज द हीट एनर्जी गो. तो वी विल डिस्कस. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड टिल ऑल द आइस मेल्ट. तो आपने ऑब्जर्व किया होगा जब मेल्टिंग का एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, जब मेल्टिंग किसी चीज़ की करते हैं कि जो सिस्टम का जो टेम्परेचर है वही चीज़ मैंने आपको बताई कि किसी कंटेनर में हमने कोई आइस ले लिया तो ये चेंज नहीं होगा जब तक कि मेल्टिंग पॉइंट उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ना आ जाए और जब तक कि सारी आइस मेल्ट ना हो जाए. दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट बीकर. अब ये तभी भी होता रहेगा जबकि हम उसको कंटेनर को हीट देते जा रहे हैं. कंटेनर को जिस बर्तन में हमने रखा हुआ है वो आइस और हम उसको हीट करते जा रहे हैं लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा. दैट इज़ वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट. दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. अब ये हीट कहाँ जा रही है, देखिए दिस हीट इज़ यूज्ड अप. ये हीट का यूज़ हो रहा है क्या करने के लिए, जो सारे जो पूरी आइस है उसके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए. तो सारी हीट का जो हीट एनर्जी हम कंटिन्यूसली दे रहे हैं वो कहाँ यूज़ हो रही है, बाकी जो रिमेनिंग कुछ पार्ट तो इसका मेल्ट हो चुका है, जो पार्ट मेल्ट नहीं हो रहा तो उसके नहीं हुआ है अभी तक तो उनके बीच के उसके पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में वो यूज़ हो जा रही है वो हीट. एज दिस हीट एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब बाई आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर. तो क्योंकि ये हीट एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो जा रही है किसमें, जो रिमेनिंग आइस है उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में, तो इसलिए जो टेम्परेचर है उसमें कोई भी वो राइज नहीं हो रहा, वो बढ़ नहीं रहा है वो टेम्परेचर. तो इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ बीकर एंड इज़ नोन एज लेटेंट हीट. अब ये क्या दिखाता है, इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि जो ये हीट एनर्जी है वो हिडन है किसमें, जो बीकर या कोई कंटेनर जो हमने लिया है जिसमें हमने आइस या कुछ भी मेल्ट करने के लिए रखा है तो उसके अंदर वो जो है वो हिडन है एंड इज़ नोन एज द लेटेंट हीट. और उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट. एंड द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, मीन्स
जो हीट है वो हिडन है, हिडन हीट, वी कैन से दिस हिडन हीट. The amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. अभी it is the definition of latent heat of fusion. देखिए क्या है latent heat of fusion. The amount of heat energy मतलब जितनी हीट एनर्जी हम दे रहे हैं कितने 1 kg सॉलिड को मेल्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो वो जो हीट एनर्जी है दैट इज़ नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न. मतलब उसको जो आइस है उसको मेल्ट करने में जो हिडन हीट है दैट इज़ नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और वी कैन से 273 केल्विन. तो वाटर के जो पार्टिकल हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे दे हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल इन आइस एट सेम टेम्परेचर. तो हमने नोट किया जो पार्टिकल्स हैं वाटर के 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे या हम केल्विन में कहें तो 273 केल्विन में उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है आइस के पार्टिकल्स के मुकाबले और सेम टेम्परेचर पे. अब आप समझेंगे कि सेम टेम्परेचर पे आइस और पानी क्या हुआ. समझ लीजिए अब बीकर में हमने जो तो बीकर को हम हीट कर रहे हैं, तो जब हीट कर रहे हैं तो कुछ आइस तो मेल्ट हो चुकी है, पानी बन चुकी है, और कुछ आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म में ही है. मीन्स वो उसमें जो हीट हम उसको दे रहे हैं तो वो उसके फोर्स पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में यूज़ हो रही है. तो कहने का मतलब वहाँ पर उस कंडीशन में जो आइस जो वाटर है जो वहाँ पे कुछ मेल्ट हो चुका है आइस तो वाटर है, तो लेकिन टेम्परेचर तो सेम ही है 273 केल्विन. तो उस टेम्परेचर पे जो वाटर है उसके पार्टिकल्स की एनर्जी जो है आइस की जो पार्टिकल्स हैं उसकी एनर्जी से ज़्यादा होगी. When we supply heat energy to water, particles start moving even fast. जब हम हीट एनर्जी देते हैं पानी को मीन्स हीट हम दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं पानी को, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. आई थिंक यू हैव सीन व्हेन यू केप्ट वाटर ऑन गैस स्टोव, देन द particles vibrating as we increase the heat and the particles start vibrating, the particles of water. At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the force of attraction of each other. तो एक निश्चित टेम्परेचर पे ऐसा एक जो पार्टिकल्स हैं क्योंकि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो चुका है बिकॉज वी आर गिविंग कंटिन्यूसली द हीट, तो इतनी एनर्जी पार्टिकल्स के बीच में आ जाती है कि अपने एक दूसरे से उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक करने के बाद वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं. तो एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस. तो इस टेम्परेचर पे जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होने लग जाता है. द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एट इस बॉइलिंग पॉइंट. तो दिस इज द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एट इस बॉइलिंग पॉइंट. तो ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे जो लिक्विड है बॉयल करना स्टार्ट कर देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, वो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है. एंड बॉइलिंग इज़ दी बल्क फिनोमिना. और बॉइलिंग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, पानी हमने ज़्यादा लिया हुआ है तो दैट इज़ द बल्क फिनोमिना. पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट. अब जो एक बल्क में जो पार्टिकल्स हैं मीन्स हमने पानी जो लिया जो आइस हमने ली थी किसी बीकर में, तो धीरे धीरे हम कंटिन्यूसली जब उसको हीट देते जा रहे हैं तो उस लिक्विड की एनर्जी क्योंकि हीट देने से क्या होता है जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ती रहती है, तो जो लिक्विड से उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाती है. मीन्स वो एस्केप कर जाते हैं पार्टिकल्स उस बीकर से बाहर एंड द वाटर चेंज इनटू वेपर स्टेट. तो फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज़ 373 केल्विन. तो पानी के लिए ये टेम्परेचर जो है वो है 373 केल्विन, वो जो बॉइलिंग का जो टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट. And in degree centigrade that is 100 degree centigrade, and we can convert the degree centigrade into Kelvin by adding 273 in it. We can see here जो बॉइलिंग पॉइंट है पानी का वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और इसको हमने केल्विन में अगर कन्वर्ट करना है देन वी ऐड 273 टू 100. अगर हमने 100 में 273 ऐड कर दिया तो दैट बिकम केल्विन. तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन और वी कैन से 100 डिग्री सेंटीग्रेड. इन केल्विन दैट इज 373 एंड इन केल्विन 373 and in
डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? इससे पहले हमने डिस्कस किया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, नाउ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या ये सेम तरीका है उसको डिफाइन करने का जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन किया? पार्टिकल्स इन स्टीम, दैट इज वेपर एट 373 केल्विन और वी कैन से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। अब देखिए स्टीम के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके जो वेपर स्टेट में दे हैव मोर एनर्जी, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है सेम टेम्परेचर पर वाटर के कंपैरिजन में। जिस तरीके से वाटर की एनर्जी ज़्यादा होती है, वाटर के पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है आइस के पार्टिकल्स की एनर्जी से इन द सेम टेम्परेचर, सिमिलरली इस तरीके से जो स्टीम के जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, मीन्स वाटर वेपर की एनर्जी ज़्यादा होती है वाटर के मुकाबले उसी सेम टेम्परेचर पर, मीन्स 373 केल्विन टेम्परेचर पर। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये इसलिए होता है क्योंकि स्टीम के जो पार्टिकल हैं हम उनको जो हम बीकर में हमने जो आइस रखी थी वो मेल्ट हो गई पानी में, फिर धीरे धीरे हम उसको जो हीट एनर्जी हम कंटिन्यूसली देते जा रहे हैं तो धीरे धीरे वो किस में चेंज हो जाएगी, स्टीम में। तो जो उस समय जो टेम्परेचर होगा 373 केल्विन होगा और वो टेम्परेचर उसी टेम्परेचर में वेपर जो बन रही है, जो स्टीम जो बन रही है उसकी एनर्जी उस लिक्विड के मुकाबले ज़्यादा होगी क्योंकि उसकी ज़्यादा एनर्जी है, इसीलिए वो एस्केप कर गया है उस सरफेस से। वेपर ऊपर को चली जाती है, हमने देखा हवा में ऊपर को जाती है, तो इससे ये ऊपर को क्यों जा रही है, उसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई है क्योंकि उसको जो काइनेटिक एनर्जी मिली है वो बहुत ज़्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने से वो एस्केप कर गए पार्टिकल। तो इसलिए सेम टेम्परेचर पे वाटर वेपर के पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ वाटर। We can understand it by the showing this interchange of state of matter. Solid state, when we give heat to it, when we give heat to solid state, it convert into liquid state, and when we give heat to liquid, it become gaseous state, means we can say steam, that become steam. And in gaseous state, if we cool the gas, it becomes liquid. Gaseous state converted into liquid state, means we can say we cool the gas, or we can say we reduce the temperature, so it become liquid. And liquid state, when we reduce the temperature, it means we freezes the liquid, so it become solid and it converted into solid state. So we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature. तो इससे हमें क्या पता चला कि मैटर की जो स्टेट है हम एक स्टेट से उसको दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, मीन्स बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर और बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. We have learned that substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. तो हमने इससे ये लर्न किया कि जो हमारे आसपास के जो सब्सटेंसेस हैं वो सॉलिड से लिक्विड में एंड लिक्विड से गैसेस में चेंज हो सकते हैं हीट के द्वारा, एप्लीकेशन ऑफ हीट. देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नोट फॉर योर नॉलेज. केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर. 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273.15 केल्विन. तो टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है दैट इज केल्विन, एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273.15 केल्विन. एंड फॉर आवर कन्वीनियंस we take 0 degree centigrade is equal to 273 Kelvin after rounding of the decimal. So decimal को round of figure में 273 only हम देते हैं इतने Kelvin. तो to change the temperature on a Kelvin scale to the Celsius scale, you have to subtract 273 from the given temperature, and to convert a temperature on Celsius scale to Kelvin, you have to add 273 to the given temperature. तो Kelvin scale से अगर हमने Celsius scale में convert करना है temperature को, तो we have to subtract 273 from it, and if we have to convert temperature on Celsius from the Kelvin scale, so we have to add 273 to the given temperature. We have learned that substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. तो ये चीज़ें हमने पढ़ी कि जो हमारे आसपास के substances हैं वो
सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं उनको हीट प्रोवाइड करके. बट देयर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट. लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जो लिक्विड में चेंज हुए बिना, मतलब लिक्विड में वो चेंज नहीं हुआ, मीन्स सॉलिड है, सॉलिड को हमने हीट किया तो वो सॉलिड बिना लिक्विड में चेंज हुए, मीन्स सॉलिड मीन्स जैसे हम आइस है, आइस को हम अगर हीट देते हैं तो वो लिक्विड बनता है. बट ऐसे सब्सटेंसेस भी कुछ होते हैं, ऐसे जो सॉलिड होते हैं, ऐसे ठोस होते हैं जो जिनको हीट करने पर बिना लिक्विड में चेंज हुए सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और वापस फिर ठोस में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो उनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे. वी विल सी द एक्टिविटी 1.13. टेक सम कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, क्रश इट एंड पुट इट इन चाइना डिश. देखिए, या तो आप कैम्फर ले सकते हैं या अमोनियम क्लोराइड लीजिए, उसको क्रश कीजिए और उसको एक चाइना डिश में रखिए. पुट द इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश. उसके ऊपर फिर जो चाइना डिश ली है हमने, यू कैन सी इन द फिगर, इसमें हमने क्रश्ड अमोनियम क्लोराइड लिया इन दिस चाइना डिश एंड उसके ऊपर हमने एक इन्वर्टेड फनल रखी हुई है. यू कैन सी दिस, ये इन्वर्टेड फनल है. एंड पुट द कॉटन प्लग ओवर इट. फिर इसके ऊपर से एक कॉटन प्लग लगाया गया है सो दैट द वेपर डू नॉट कम आउट. नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व. अब इसको हीट करना है. जो क्रश्ड हमने अमोनियम क्लोराइड जो लिया हुआ है इसको हीट करना है. व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी. अब इस एक्टिविटी से हमने क्या समझ में आई हमको, ये एक्टिविटी से अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन. देखिए, एक स्टेट में चेंज होना डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस. देखिए, सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट होना बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए इज कॉल्ड सब्लिमेशन. तो सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड एंड डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड, और गैस से फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन. देखिए, एक देयर इज हियर इज अ definition of sublimation and also of deposition. And so what is deposition? Change of gas to solid without changing into liquid, that is deposition. You can see in the figure, जो ये अमोनियम क्लोराइड है इसको हीट किया गया. हीट करने के बाद जो इसके वेपर्स हैं, यू कैन सी द वेपर्स इन द वॉल ऑफ द फनल. इसके वॉल पर इस वेपर्स को देख सकते हैं. एंड द वेपर्स आफ्टर कमिंग इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द इन्वर्टेड फनल सॉलिडिफाइड. देखिए, सॉलिडिफाइड हो जाता है. मीन्स हमने यहाँ देखा जो हमने सॉलिड लिया था अमोनियम क्लोराइड वो किस में कन्वर्ट हो गया, डायरेक्टली वेपर्स में विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड. और वो वेपर्स जैसे ही उसके कांटेक्ट में आती हैं तो सॉलिडिफाइड हो जाती हैं. पहले वेपर बनी, आपने देखा वेपर, क्योंकि वेपर जो है आपको मालूम है कि लाइट होती हैं, तो लाइट होने के कारण वो ऊपर को गई और ऊपर जाने के बाद इस जो है कांटेक्ट में आई वॉल, इसकी जो इन्वर्टेड फनल है उसकी वॉल के कांटेक्ट में आई हैं वेपर्स, और वेपर्स किस में कन्वर्ट हो गई, सीधे सॉलिड बन गई. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन. और जो ये सॉलिडिफाइड हो गया है that is called deposition. So both the definition you are seeing here, sublimation and deposition. Now effect of change of pressure. अब देखिए, अगर प्रेशर में चेंज होता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा. अभी तक हम टेम्परेचर में जो चेंजेस थे उसके बारे में पढ़ रहे थे. टेम्परेचर को चेंज करने से क्या होगा, रिड्यूस करने से या इंक्रीज करने से. We have already learned that the difference in the various states of matter is due to the difference in the distances between the constituent particles. हमने पहले ही पढ़ा है जो डिफरेंस है मैटर के स्टेट्स के बीच में, वो क्यों होता है, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस के हिसाब से होता है. जैसे हम जानते हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है दैट इज़ नेग्लिजिबल, नहीं के बराबर होती है, सो दैट दे आर रिजिड. एंड लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा जो सॉलिड्स है उसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा स्पेस होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में, सो दैट वी कैन मूव अवर हैंड इनसाइड द वाटर.
and in the gaseous state there are the particles are far apart of the gas. So what will happen when we start putting pressure and compress a gas enclosed in a cylinder? Will the particles come closer? अब देखिए क्या होगा अगर हम प्रेशर देना स्टार्ट करेंगे और कंप्रेस करेंगे एक गैस को, एज यू कैन सी एक क्लोज सिलेंडर के अंदर, तो क्या पार्टिकल्स उसके पास में आ जाएंगे, उसके पार्टिकल क्लोज हो जाएंगे? तो डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? तो क्या आप सोचते हैं कि प्रेशर को डिक्रीज़ करने पर या इंक्रीज़ करने पर, मतलब प्रेशर को बढ़ाने पर या घटाने पर उसके जो मैटर है उसके स्टेट में कोई चेंज आएगा क्या? बढ़ाने पर या घटाने पर वो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड या ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए यू कैन सी इन दिस फिगर बाई अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन ब्रॉट क्लोज टुगेदर. अब देखिए यहाँ पे दिस इज अ सिलेंडर एंड वी हैव टेकन द पिस्टन. विद द हेल्प ऑफ पिस्टन वी आर गिविंग प्रेशर और वी आर कॉम्प्रेसिंग द गैस. जब हम इसको कॉम्प्रेस कर रहे हैं, दीज आर द सीक्वेंसेज. तो फर्स्ट केस में हमने उसको सिलेंडर में पिस्टन से उसको कॉम्प्रेस किया गैस को. आप देख सकते हैं कि इसके जो पार्टिकल्स हैं अभी इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे पार्टिकल के बीच का जो स्पेस है थोड़ा कम हो गया बिकॉज वी हैव प्रोवाइडेड दी प्रेशर. हमने कंप्रेस किया इसको. और नेक्स्ट उसमें देख रहे हैं आप लोग कि जो उसके पार्टिकल हैं बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए हैं. क्यों आ गए क्लोज? क्योंकि बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दिया गया है उस गैस को. इट मीन्स वी कैन compress the we can compressing the gas. Now applying pressure and reducing temperature can liquefy gases. अब प्रेशर को अप्लाई करके और टेम्परेचर को रिड्यूस करके वी कैन लिक्विफाई द गैसेस. देखिए गैस को लिक्विफाई करने का एक प्रोसेस है, मेथड है. कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं, मतलब गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? प्रेशर अप्लाई करके और टेम्परेचर को रिड्यूस करके, कम करके. तो हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? क्या आपने कभी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? यू नो द कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस बट इट इज़ ऑल्सो इन सॉलिड फॉर्म. इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर. देखिए अगर इसको बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के अंदर स्टोर करते हैं तो सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट. तो जो सॉलिड CO2 है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है डायरेक्टली गैसेस स्टेट में. जो प्रेशर है उसको 1 एटमॉस्फेयर तक डिक्रीज़ करके, और उसके बाद वो जो है लिक्विड स्टेट में नहीं आता. बिना लिक्विड स्टेट में आए जो है हम उसको गैसेस स्टेट, जो CO2 जो सॉलिड है उसको गैसेस स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड what 1 atmosphere, we can understand the 1 atmosphere. 1 atmosphere ATM is a unit of measuring pressure exerted by a gas. देखिए एटमॉस्फेयर ATM यूनिट है किसी गैस के प्रेशर को जो गैस के द्वारा एग्जर्ट किया जाता है प्रेशर, उसको मेज़र करने की यूनिट. द यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल. यू नो कि जो प्रेशर की जो यूनिट है वो पास्कल है. वी डिनोट बाय PA. एंड 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल. द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एयर का जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर में दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज़ 1 एटमॉस्फेयर. देखिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सी लेवल में वो 1 एटमॉस्फेयर है. एंड इज़ टेकन एज अ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसको हम ATM कहते हैं वो हम नॉर्मली जो है सी लेवल के हिसाब से लेते हैं. तो सी लेवल का जो है 1 एटमॉस्फेयर है. तो नॉर्मल इट इज़ टेकन एज अ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दिस इज़ द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस. इसीलिए जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है इसको ड्राई आइस भी कहा जाता है. Thus we can say the pressure and temperature determine the state of substances. इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर है और टेम्परेचर है वो किसी भी सब्सटेंसेस का स्टेट को डिटरमाइन कर सकता है. मीन्स
प्रेशर, अभी जैसे हमने देखा यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से हमने जो प्रेशर अप्लाई किया और टेम्परेचर को रिड्यूस किया, तो उससे हम गैसेस को तक लिक्विफाई कर सकते हैं। तो ये जो डिटरमाइन करेगा किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को, वेदर इट इज़ सॉलिड, इट विल बी सॉलिड, और लिक्विड और गैस। तो हियर इज द interconversion of three states of matter. We can see here. Solid state. When we melt the solid, means the fusion. Fusion means melting. After melting, the solid become liquid. तो मेल्ट होने के बाद सॉलिड जो है लिक्विड बन जाएगा. एंड when we give heat to the liquid, when it vaporize, जब इसका जब वेपर बनेंगे तो इट बिकम स्टीम और गैस. एंड व्हेन द गैस डिपोजिट इट बिकम सॉलिड, एज वी हैव सीन in activity, that ammonium chloride, the vapors of ammonium chloride when comes in contact of the inverted funnel, it becomes solid. So gas after deposition becomes solid. And after when the sublimation process occur with solids, when we heat solid, sometimes like in the case of ammonium chloride or camphor, when we give heat to solids, they directly become gas without changing into liquid, that is known as sublimation. And gas, when we condense the gas, when we cool the gas, it become liquid. And when we reduce the temperature, means we freezes the liquids, it become solid. This is the interconversion of three states of matter. Now the important topic, the next topic is evaporation. That is, do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter? क्या हमेशा हमको हीट की ज़रूरत होती है या प्रेशर को चेंज करने की ज़रूरत होती है किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए? कैन यू कोट सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? तो कुछ एग्जाम्पल आप बता सकते हैं एवरीडे लाइफ से लेकर कि जिसमें स्टेट में चेंज हुआ हो लिक्विड से वेपर में, बिना लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचे बिना, मीन्स बिना बॉयल हुए सीधे सीधे लिक्विड से वेपर बनना. वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड. अब हमें वेपराइजेशन के बारे में पढ़ते हैं कि पानी को हीट करने के बाद अगर टेम्परेचर और बढ़ाते हैं तो वेपर बनना शुरू हो जाता है. लेकिन क्या बिना बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँचे बिना भी पानी वेपराइज होता है, वेपर बनती है? वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर. देखिए आपने देखा होगा कि पानी को कभी भी हम बिना ढके अगर रख देते हैं तो धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. वेट क्लॉथ्स ड्राई अप. व्हाट हैपन्स टू वाटर इन दी अबाउट टू एग्जाम्पल्स. अब आपने देखा होगा जैसे कभी मान लीजिए आपने किसी बोल में या किसी ग्लास में पानी रखा है और आप रखने के बाद उसको भूल गए हैं, मीन्स आपने मॉर्निंग में रख दिया और इवनिंग में आप देखते हो उसको, तो आप देखते हो कि पानी की क्वांटिटी थोड़ा कम हो गई है. मीन्स कम हो गई कहने का मतलब पानी कहाँ गया, मीन्स वो वेपर में चेंज हो गया. और जो गीले कपड़े हैं, द वेट क्लॉथ ड्राई अप, वो सूख जाते हैं. तो वो पानी कहाँ गया? क्या हमने उन कपड़ों को बॉयल किया? नो. लेकिन फिर भी वो क्या हो गए? ड्राई हो गए. एंड व्हाट हैपन्स टू द वाटर इन द अबाउट टू. तो इन दोनों केसेस में जो अनकवर्ड पानी रखा हुआ है और जो कपड़े सूख गए हैं, क्या दोनों केसेस में ये जो पानी है वो कहाँ गया? वी डोंट बॉयल दैम. We know that particles of matter are always moving and are never at rest. अब हमें मालूम है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के ऑलवेज मूविंग, दे ऑलवेज मूव एंड नेवर एट रेस्ट, और वो रेस्ट में कभी भी नहीं होते. एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. किसी भी दिए हुए गिवन टेम्परेचर पे कोई भी गैस, लिक्विड या सॉलिड, देयर आर मैनी पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो सब में अलग अलग अमाउंट्स में काइनेटिक एनर्जी होती है सबकी. मीन्स किसी गिवन टेम्परेचर पे गैसेस की अलग होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी मीन्स उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो मोशन है. काइनेटिक एनर्जी मीन्स
द एनर्जी विच पजेसेस मोशन। तो गैसेस का अलग होगा, लिक्विड का अलग होगा और सॉलिड का अलग अलग जो काइनेटिक एनर्जी है, जो उनकी पार्टिकल्स के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी है वो अलग अलग अमाउंट में होगी। तो इन द केस ऑफ लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी। तो लिक्विड के केसेस में जो पार्टिकल्स हैं बहुत कम मात्रा में जो पार्टिकल हैं उसके सरफेस के, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा होती है। मीन्स कहने का मतलब किसी कंटेनर में या किसी ग्लास में या किसी बोल में अगर हम पानी लेते हैं तो उसके जो सरफेस में जो वाटर होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो नीचे जो पानी है उसके मुकाबले ज़्यादा होती है। इज़ एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। मीन्स जो सरफेस में जो, अब ये होती क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो सरफेस में जो वाटर होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। क्यों होती है? और ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है अगर ज़्यादा होती है तो ज़्यादा होने के कारण जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स का वो क्या हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है, मीन्स कम हो जाता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो पार्टिकल्स के बीच में अब अट्रैक्शन नहीं है, तो ऊपर के जो पार्टिकल हैं, सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, वो पार्टिकल्स एस्केप हो जाते हैं। एस्केप मीन्स उस सरफेस को छोड़ के चले जाते हैं मीन्स वेपर बन जाते हैं। दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो ये इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है व्हाट इज़ दैट? तो चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, जैसे लिक्विड से वेपर में बनना एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मीन्स उसके बिलो बॉइलिंग पॉइंट के से बिलो जितना भी जो भी टेम्परेचर है अगर उसमें वेपर बन रही है तो दैट इज़ नोन एज, दिस पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अब देखिए कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। नाउ वी विल सी विच आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द इवेपोरेशन। मीन्स जो भाप बनने की जो प्रोसेस है उसको कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एक्टिविटी। टेक 5 ml of water in a test tube and keep it near a window or under a fan. Take 5 ml of water in an open china dish and keep it near a window or under a fan. Take 5 ml of water in an open china dish and keep it inside a cupboard or on a shelf in your class. Record the room temperature. देखिए क्या करना है इस एक्टिविटी में, आपने एक टेस्ट ट्यूब में आपने 5 ml वाटर लिया और उसको या तो खिड़की के पास या कि चलते हुए फैन के नीचे उसको रख देना है। और दूसरा 5 ml वाटर आपने ओपन चाइना डिश में लिया और इफ़ यू डोंट हैव चाइना डिश यू कैन टेक अ बोल या और यू कैन टेक अ सॉसर in which you can keep the water and keep it near a window or under a fan, similarly in first activity. And again take 5 ml of water in open china dish or a saucer and keep it inside a cupboard or a shelf in your class. तो अपने क्लास के अंदर कोई सेल्फ है उसके अंदर या कपबोर्ड में डाल दीजिए आप उसको। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, और उसमें जो रूम आपका जो टेम्परेचर है रूम का उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केस। अब टाइम को रिकॉर्ड कीजिए या डेज कितने दिन लगते हैं उसको इवेपोरेट होने में, जो इवेपोरेशन की प्रोसेस है उसके लिए तीनों केसेस में। रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब इसी एक्टिविटी को आप रेनी डे कह रहे हैं बारिश के दिन भी आप इसको करके देखिए और अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कीजिए। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट the effect of temperature, surface area and wind velocity means speed on evaporation। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है इवेपोरेशन पर, किसका? टेम्परेचर का, सरफेस एरिया का, विंड वेलोसिटी का। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद, देखिए इवेपोरेशन का जो रेट है, जो उसकी दर है वो बढ़ती है किसके साथ? एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अगर हम सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाना कहने का मतलब है व्हेन वी वॉश द क्लोथ, जब हम कपड़े धोते हैं तो क्या करते हैं, उनको हम छत में जाते हैं उनको स्प्रेड करते हैं। अगर स्प्रेड ना करें मीन्स हमने उनको सीधे ही उठा के ऐसे ही डाल दिया, हमने वायर में उसको जो जो क्लोथ है उसको हमने फैलाई नहीं, स्प्रेड नहीं किया और सीधे डाल दिया, और उसके कंपैरिजन में जो दूसरा कपड़ा है उसको हमने फैला के डाला हुआ है।
तो कौन सा जल्दी सूखेगा? यस, ऑफ कोर्स जो हमने स्प्रेड किया हुआ है वो जल्दी सूखेगा क्योंकि जो उसका सरफेस एरिया है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो जो इवेपोरेशन का जो रेट है विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। तो वी नो दैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, क्योंकि ये सरफेस फिनोमिना है। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज। फॉर एग्जाम्पल, वाइल पुटिंग क्लॉथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। देखिए, जब हम कपड़े फैलाते हैं तो उनको सुखा देते हैं, उसको सुखाने के लिए, जल्दी सूखने के लिए हम उसको स्प्रेड करते हैं। स्प्रेड करने से क्या होगा, क्योंकि स्प्रेड करने से उसकी सरफेस बढ़ जाएगी, सरफेस बढ़ने से जो इवेपोरेशन की जो फिनोमेना है वो भी बढ़ जाएगा। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मीन्स आपने देखा होगा, आप कभी चाय पीते हैं और जल्दीबाजी में आपको कहीं जाना होता है या दूध पी रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं, आपको ग्लास में दूध दिया रहता है तो आप क्या करते हैं, उसको किसी सॉसर में या किसी बोल में डाल के पीते हैं। मीन्स इसको इसलिए ऐसा करते हैं कि आप उस केस में क्या होता है, ग्लास के केस में जो सरफेस एरिया है वो कम होगा, और जो अगर हमने उस किसी सॉसर में उसको लिया हुआ है तो वहाँ पर उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, देखिए रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीज व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज। देखिए इवेपोरेशन का जो रेट है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता है। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाती है। सिंपल सी बात है, पहले भी आपको बताया है, काइनेटिक एनर्जी मीन्स द काइनेटिक एनर्जी विच पोजेसेस मोशन, जिसमें मोशन होता है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते आएगा तो क्या होगा, आपने देखा होगा पानी हम गैस में रखते हैं और टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, वाइब्रेट करने लगता है। मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है पार्टिकल्स की, और धीरे धीरे वो वाइपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सेकेंड केस हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इवेपोरेशन बढ़ता है। नेक्स्ट इज अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। देखिए, अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तब इवेपोरेशन बढ़ेगा, और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन घटेगा। मीन्स बरसात के दिनों में जो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, आपको मालूम है ह्यूमिडिटी बढ़ने से क्या होगा, इवेपोरेशन कम हो जाता है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑलरेडी ही जो एयर है उसमें जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इवेपोरेशन की प्रोसेस कम हो जाती है। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर। तो व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। तो हवा में जितने भी पानी का जो अमाउंट है एयर के अंदर वो ह्यूमिडिटी है। तो ह्यूमिडिटी किस केस में बढ़ी रहती है, रेनी डे के टाइम पर, बरसात के टाइम पर जो है ये बढ़ी रहती है। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। तो जो हमारे आसपास की जो हवा है वो किसी दिए हुए टेम्परेचर पर एक डेफिनिट अमाउंट में जो है वाटर वेपर को होल्ड कर सकती है, लेकिन डेफिनेट अमाउंट से अगर ज़्यादा हो तो उस एयर को होल्ड नहीं कर पाएगी। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एयर इज़ ऑलरेडी हाई, अब देखिए अमाउंट ऑफ वाटर मीन्स ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज, तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा एज इन रेनी डे। एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, अब देखिए हवा की अगर स्पीड बढ़ती है तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। आपने देखा होगा अगर हवा बहुत तेज़ चल रही होती है, मतलब फ़ैन के नीचे हम कपड़े सुखाते हैं, क्यों सुखाते हैं, क्योंकि जब फ़ैन चल रहा होता है तो विंड की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। मीन्स इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ विंड स्पीड। तो इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए विंडी डे। देखिए ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब हवा बहुत तेज़ चल रही होती है उस समय पे क्लोथ जल्दी सूखते हैं। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। तो क्या होता है, अगर विंड की स्पीड ज़्यादा बढ़ती है तो जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है, और वाटर वेपर जो है सराउंडिंग्स में वाटर वेपर होते हैं वो डिक्रीज़ होते हैं, उसका जो अमाउंट है वो डिक्रीज़ हो जाता है। नाउ हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब इवेपोरेशन के जो कारण कूलिंग कैसे होती है, देखिए इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। अब आपको मालूम है अगर खुले हुए बर्तन में अगर हम पानी रखते हैं तो वो धीरे धीरे इवेपोरेट होने लगता है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं, हीट एनर्जी,
किसके लिए? टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द इवापोरेशन, क्योंकि इवापोरेशन के टाइम पर जो उसकी जो एनर्जी है वो लॉस्ट वो ख़त्म होती है, तो उसको रिगेन करने के लिए क्या करते हैं, अपने आसपास से, सराउंडिंग से वो एनर्जी लेते हैं। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग कूल। तो ये जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन है सराउंडिंग से, इसकी वजह से जो एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है सराउंडिंग से, उसी की वजह से सराउंडिंग्स, आपके आसपास का जो सराउंडिंग है वो ठंडा बना रहता है। व्हाट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन और नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम? क्या होता है, अभी आप देखिए इसको, कभी आप नेल पॉलिश रिमूवर को हाथ पर नहीं भी रखते हैं, पाम पे नहीं भी रखते हैं, तो अगर अपने नेल्स में आप लगाते हैं उसको, तो होता क्या है, आपको वहाँ पे ठंडी फीलिंग आती है, कूल फीलिंग आती है। ऐसा क्यों होता है? द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग्स एंड इवापोरेट कॉजिंग पाम टू फील कूल। देखिए जो पार्टिकल्स होते हैं, किसके पार्टिकल्स, जो नेल पॉलिश रिमूवर है मीन्स एसीटोन है, उसके पार्टिकल्स जो है आपके जो हाथ है, आपके हाथ से हीट एनर्जी को लेते हैं या सराउंडिंग से हीट एनर्जी को लेते हैं, और उसके बाद हीट एनर्जी लेंगे तो क्या होगा, इवापोरेट होंगे, एंड इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, और इवापोरेशन के कारण क्या होती है, कूलिंग होती है। एंड इवापोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कोल्ड, और इवापोरेशन के कारण हमको जो है हमारे पाम में ठंडा फील होता है। आफ्टर हॉट सनी डे people sprinkle water on the roof or open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface। देखा होगा गर्मियों के दिनों में लोग अपनी छतों में या ओपन ग्राउंड में पानी को स्प्रिंकल करते हैं। ये इसलिए करते हैं बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प टू कूल द हॉट सरफेस। मीन्स जो हिडन हीट है वेपोराइजेशन की, पानी के वेपोराइजेशन की जो हिडन हीट है वो हेल्प करती है उस हॉट सरफेस को कूल करने में, क्योंकि जो वाटर है इट एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स और द सरफेस, क्योंकि पानी हीट को एब्जॉर्ब करता है उस सरफेस से, उस जैसे रूफ़ की सरफेस से या उसके सराउंडिंग से जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करता है, और देन इट इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर। उसके बाद जो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होते हैं, वो एस्केप कर जाते हैं, वहाँ से हट जाते हैं, एज अ वेपर एस्केप कर जाते हैं वेपर के रूप में। सिंस द एवोपरेशन कॉजेज कूलिंग, सो वी फील कूल इनसाइड द रूम। कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवापोरेशन? तो क्या कुछ एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं जो इवापोरेशन के कारण कूलिंग के इफेक्ट को शो करते हैं? तो देयर आर सम। वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ इन समर? तो हमने गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए, क्यों प्रेफर करते हैं हम कॉटन के क्लोथ्स को? ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। क्योंकि हमारे बॉडी का जो मैकेनिज्म है जिसके कारण हमको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, और जो पसीना आने से हमको ठंडी फीलिंग होती है। क्यों होती है ठंडी फीलिंग? बिकॉज जो पसीना है वो क्या है, दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सम सॉल्ट्स। ये मिक्सचर है वाटर, अब इसमें क्योंकि वाटर है तो वाटर जब हमारे सरफेस में बॉडी के सरफेस में आता है तो क्योंकि हीट हमारी बॉडी से वो पसीना हीट लेता है, तो उस हीट के कारण इवापोरेशन होता है, और इवापोरेशन मीन्स जो पार्टिकल है उनको काइनेटिक एनर्जी, जो पानी की जो पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और एस्केप करते हैं। एस्केप मीन्स वेपर की फॉर्म में, और जब इवापोरेशन होता है सिंस इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग वी फील कूल। We know that during evaporation the particles at the surface of liquid gain energy from the surroundings or body surface and change into vapor। अब हम जानते हैं क्योंकि इवापोरेशन की जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, जो सरफेस की जो लिक्विड की सरफेस के जो पार्टिकल, लिक्विड मतलब यहाँ पे पसीने से कहने का मतलब लिक्विड है, उसको एनर्जी मिलती है सराउंडिंग से। अब ये सराउंडिंग्स कहाँ है, बॉडी सरफेस क्योंकि हमारी गर्म है तो बॉडी से हमको उसको जो हीट एनर्जी मिलती है, उसकी वजह से क्या होता है, जो लिक्विड है उनके काइनेटिक एनर्जी, उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और एस्केप कर जाते हैं एज अ वेपर में चेंज हो जाते हैं, और क्योंकि इवापोरेशन के कारण हमको कूलिंग फील होती है, सिंस इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग सो वी फील कूल। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। और जो हीट एनर्जी है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के इक्वल हो जाती है और एब्जॉर्ब होती है हमारी बॉडी से, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है ठंडी हो जाती है। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमोसफेयर फॉर इजी इवापोरेशन। क्योंकि कॉटन क्या है, पानी का अच्छा एब्जॉर्बर है, आपने देखा है उसके पहले हमने एग्जांपल्स में देखा था। तो ये हेल्प करता है स्वेट को एब्जॉर्ब करने में, पसीने को हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद जो कॉटन है वो एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, कॉटन से
जो है वो एक्सपोज हो जाता है एटमॉस्फेयर में, मीन्स एटमॉस्फेयर में वो जो कपड़े में जो ऑपरेशन की प्रोसेस होती है कॉटन, क्योंकि कॉटन इजीली जो ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के कारण हमारी बॉडी ठंडी रहती है। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। अब आपने नोटिस किया होगा जब भी हम बर्फ़ फ्रिज में से हम वाटर की बोतल निकालते हैं और उस वाटर बोतल के चारों ओर हम क्या देखते हैं कि आइस कोल्ड वाटर लगा रहता है, या फिर सिंपली इसको ऐसे समझ सकते हैं कि व्हेन वी पोर वाटर फ्रॉम द बॉटल टू द ग्लास टम्बलर, तो अगर हम किसी टम्बलर में उस पानी को डालते हैं, उस ठंडे पानी को, तो आप देखेंगे तो उस ग्लास जो ग्लास है उसके आउटर सरफेसेस में पानी आ गया। तो वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम, अब ये वाटर आया कहाँ से? अब ग्लास में तो कोई ऐसे पोर्स नहीं थे जिसके थ्रू वाटर बाहर आया हो, तो ये वाटर आया कहाँ से? तो ये द वाटर प्रेजेंट इन एयर, ये पानी जो है जो पानी जो आया है उस ग्लास के सरफेस में, एक्चुअली वो वाटर जो है एयर का है। ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर इट लूज एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। तो क्या होगा, और वो जो वाटर जो एयर में जो वाटर है वो किसके रूप में है? वेपर के रूप में है। और जो ये वेपर किसके कांटेक्ट में आई? ठंडे पानी के कांटेक्ट में आई, तो क्या हो गया, उसने अपनी एनर्जी को लूज़ किया यहाँ पर, और वो किस में चेंज होगी? लिक्विड में चेंज हो गया। तो ये जो लिक्विड बाहर है ग्लास के बाहर, तो ये ड्रॉपलेट जो हम देख रहे हैं दीज आर द वाटर ड्रॉपलेट फ्रॉम दी वेपर, ये वेपर के ड्रॉपलेट हैं, क्योंकि ये कांटेक्ट में आए, वेपर जो है कूल हो गई, और वेपर कूल होने के बाद क्या बनती है? कंडेंस होने के बाद क्या बनती है? लिक्विड बनती है। तो वेपर कंडेंस हुई किसके कांटेक्ट में आके? ठंडे पानी के, जो कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर जो लिया हुआ था हमने उसके कांटेक्ट में आके, और वो किस में कन्वर्ट हो गए? वाटर ड्रॉपलेट में।